अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं फरीद रईस। पनामा और JIT रिपोर्ट पर जो फैसला महफूज हुआ उसी के ऊपर आज न्यू टेलीविजन की एक खुसूसी ट्रांसमिशन, इस चीज के ऊपर फैसला महफूज किया जा चुका है और अब बहुत सारी बातें हैं, जितने मुंह उतनी ही बातें, हर मुंह पे हर जुबान पर एक ही सवाल कि अब होगा क्या, इस फैसले में क्या होगा, फैसला कब तक महफूज रहेगा और आइंदा आने वाले दिन जो हैं उसमें जो सियासी सूरत हाल है, मुल्क की जो सियासी बसात है, उसमें क्या क्या मूव होती हुई नजर आएगी। मुस्लिम लीग नून ने यकीनी तौर पर अपनी हिकमत अमली बना ली होगी, अपना जो स्ट्रैटेजी है ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर इस केस का जो फैसला है वो जो भी आता है, लेकिन प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी यकीनी तौर पे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज भी वजीर आजम की ज़ेर सदारत वजीर आजम हाउस में इजलास हुआ था और उसमें उनके रफ़का और आला जो वज़रा थे वो इसमें शरीक हुए थे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो गुमगू की सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की और पनामा को लेकर, इस सारे मामले के अंदर जब तक ये केस, ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच जाता है तब तक बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी, हम अगर उसे कहें कि खुद साख्ता जवाब भी हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात भी हैं, एहतसाब की बात भी है, लेकिन एहतसाब के सही मानों में होगा, एहतसाब का सही मानों में आगाज होगा और क्या तमाम जो जमातें जो इस वक्त एहतसाब की बात कर रही हैं क्या वो वाकई एहतसाब में सीरियस हैं या संजीदा भी हैं कि मुल्क में एहतसाब होगा और सही मानों में एहतसाब करने वाले इदारे मजबूत भी होंगे। इस सब पर बात करेंगे। आज इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा होंगे हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए, और इसी के साथ साथ फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, वो मेरे साथ होंगे, उज़्मा बुखारी साहिबा होंगी और साथ ही साथ अली दयान हसन सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ होंगे। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात भी करेंगे और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, उनसे आगाज़ मैं करता हूं और उनसे इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं कि मजबूती तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि अदालत में पीपल्स पार्टी नहीं थी, लेकिन JIT की रिपोर्ट के बाद मुस्तफ़ा साहब पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही है। क्या रिपोर्ट देखते हुए पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि अब उसको भी आगे आना चाहिए? देखें, हमारा शुरू से जो मौक़िफ़ था, हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं थी। जब PTI के हमारे दोस्त हमारे पास आए, जब हम ये पार्लियामेंट में TORs वाला मामला डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट से, उसकी एक बड़ी लंबी दास्तान है और उस दास्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी वहाँ से इंसाफ नहीं मिला। तो हमारा जो एक व्यू था वो ये था कि इस मामले को वहां पर आप लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता नहीं है कि इसमें से कुछ निकलेगा। लेकिन अब की बार अच्छा, फिर उसके बाद तो नहीं थी, उसमें PTI शामिल थी, जमात इस्लामी थी, नहीं, लेकिन बाकी जमातों का वो एक्सपीरियंस नहीं रहा जो हमारा रहा है कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले को टेकअप किया, फिर उसके बाद जब JIT बनाई गई तो उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ यही था कि हमें लग रहा था कि ये JIT उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकेगी आज़ादाना तौर पर जिस तरीके से इस एक आम इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल माशरे में वो काम कर सके। लेकिन वो देखा कि उन तमाम चीजों के बावजूद हमारे जो खदशात थे वो खदशात अभी तक हमारे दुरुस्त साबित नहीं हुए और इस वक्त हुकूमत के पास JIT रिपोर्ट के बाद आपको लगा कि JIT रिपोर्ट आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दुरुस्त नहीं थे अब की बार? बिल्कुल, हम इसको ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। और उस JIT रिपोर्ट के बाद पहले तो इखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये एक दबाव था कि वो इस्तीफा दें, लेकिन अब तो लीगल भी उनके पास जो जो चीजें JIT में सामने आई हैं उसके बाद उनके पास कोई रास्ता रह नहीं गया। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए तब हमने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया कि अब तो ये वाकई हकीकतन ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क में पहली दफा इंसाफ होने जा रहा है और इंसाफ उन लोगों के साथ होने जा रहा है जिनके माजी में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी किया, उससे भी वो बच निकले, इंस्टीट्यूशंस के साथ वो क्या क्या करते रहे उससे भी वो बच निकले। तो ये सारी जो एक बैकग्राउंड है उसमें हमें एक पुख्ता यकीन तो अभी भी नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है कि शायद इस मुल्क में इंसाफ और रूल ऑफ लॉ के ऊपर आप कह रहे हैं कि उम्मीद है, अभी भी पुख्ता यकीन नहीं है। उज़्मा बुखारी की जानिब में आता हूं। उज़्मा साहिबा, इस वक्त जो सिचुएशन है विद इन द PMLN सर्कल्स, आप मुझे बताइएगा कि क्या बातें हो रही हैं? क्या बहुत सारी बातें, लेकिन आप चूंकि पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, प्लान ए, प्लान बी, सीज, अल्टरनेट वजीर आजम, क्या फैसला किया जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है? क्या इस सारे सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर को कोई मशवरा दिया जा रहा है कि वो स्टेप डाउन करें, और अगर नहीं दिया जा रहा तो फिर अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो स्ट्रैटेजी क्या है PMLN की? जी बहुत शुक्रिया फरीद। पहले तो आपकी इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2-3 बातों को जरूर रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ जो मुझसे पहले खोकर साहब फरमा रहे थे। देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये एहसास हो जाए कि वो ना चीजों को सही समझ सकती है, ना उसके ऊपर स्टांस उनके दुरुस्त हैं,
उसके ऊपर उनका जो है वो इखलाकी फतह और ये बातें, और मेरा ख्याल है वो जचती नहीं, वो मुनासिब नहीं है। और खून लगा के शहीदों में नाम जो है वो दुनिया देख रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मैं क्या, जो पीटीआई है वो उनको किन किन अलकाबात से नवाज रही है वो मेरा ख्याल है आपके सामने ही है, उस पर कहने की जरूरत नहीं है। तो ये लेकिन वो तो मुस्तफा साहब ने फरमाया ना कि पीपल्स पार्टी के चूंकि माजी की जो तल्ख तजुर्बात रहे उसमें उनको तवक्को ये थी नहीं कि इस तरह के मामलात अदालत से हो भी पाएंगे। जी मैं उसी तरफ आ रही हूँ। मेरी दूसरी गुजारिश ये है कि अभी वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला और ये वो देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला जिन हालात में हुआ और जिन्होंने हमला किया वो इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ हैं और बाकी पीटीआई के साथ हैं। तो लेकिन ये है कि क्या तो उस्मा बहुत सारे ऐसे भी बैठे हुए तो जो मुशर्रफ दौर में थे और वो आज आपके साथ बैठे हुए हैं। आपने नहीं टोका, मुझे तो बात कंप्लीट करने देना। मेरी बात अगर नहीं फरीद, अगर मेरी बात बीच में उचक ली जाएगी तो जो पॉइंट मैं मेक करना चाहती हूँ वो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाऊंगी। चलें आप कहें, मैं आपको मौका देता हूँ। आपके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो आज खुद साख्ता तर्जुमान है सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं, मैं तो इस फ्रेज के खिलाफ हूँ सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े होना। सुप्रीम कोर्ट के पीछे साजिश करने वाले खड़े होते हैं या सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करने वाले खड़े होते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े हो जाएं या सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो जाएं। ये जो सारे आज इकट्ठे हुए हैं जिन जो ये बात समझ चुके हैं और उनको अंदाजा है कि वो पीएमएलएन का मुकाबला ना बाहर कर सकते हैं ना वो नवाज शरीफ को हरा सकते हैं, तो उन्होंने अब ये सोचा कि हम क्यों ना किसी मौके की तलाश में ये मौका मिला है तो इस पे हम अपना शिकार करने की कोशिश करें। मेरी गुजारिश ये है, कोई ए प्लान नहीं है, कोई बी प्लान नहीं है, कतई तौर पर कानूनी तौर पर वजीर आजम की नाअहली नहीं हो सकती। जिस 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये सब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें भी नहीं हो सकती। और ये जो सारे बहुत पढ़े लिखे लोग इसके ऊपर तज्जिया करते हैं, क्या उन्होंने 20 अप्रैल का पैरा 18 पढ़ा है जिसमें जस्टिस इजाज अदल साहब ने खुद लिखा हुआ है कि नायब ऑर्डिनेंस को आर्टिकल 6263 के साथ मिलाकर वजीर आजम को नाअहल नहीं किया जा सकता, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो नाअहली है वजीर आजम की वो इस तरह से बगैर, जो देखिए इसके ऊपर बड़ा एक फ्रेज है लॉ के हवाले से भी कि जब तक आपके पास बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर आपके पास एविडेंस है तो आप वजीर आजम जो है वो करोड़ों लोगों का वोट लेके आया है, उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके पीछे वोटरों की एक ताकत है, उसको बजाय इसके कि मेरे जज्बात हैं, मुझे मेरे एहसासात हैं और मुझे जो है वजीर आजम जो है वो अंपायर की उंगली के बगैर नीचे नहीं हटाया जा सकता तो वजीर आजम को हटा दिया जाए, तो ख्वाहिशात के ऊपर फैसले नहीं होते, कानून और आइन के तहत होते हैं और वही सुप्रीम कोर्ट को करना है। चले, आप कह रही हैं कि ख्वाहिशात के ऊपर बिल्कुल फैसले ख्वाहिशात पर होने भी नहीं चाहिए, आइन और कानून को बालातर होना चाहिए और उसी के मुताबिक फैसला होना चाहिए। एक ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मजीद इस पर बात करेंगे। कुछ मजीद मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं हमें, वो हमारे साथ होंगे। उसके बाद ब्रेक के बाद आते हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू को मजीद आगे। एक बार फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद इस खुसूसी ट्रांसमिशन के अंदर। हमारे साथ ज्वाइन हमें किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपका फवाद। अभी हम जो बात कर रहे थे इस वक्त मुस्तफा साहब से भी और उज़्मा बुखारी साहबा से भी, दोनों एलिमेंट में आपसे चाहूँगा कि उसका आप जवाब दें। पीपल्स पार्टी के ऊपर यह था कि पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमारे अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं, हम इसमें नहीं आएंगे, लेकिन आफ्टर द GIT रिपोर्ट अब पीपल्स पार्टी भी साथ आ गई है। उज़्मा बुखारी कहती हैं कि ख्वाहिशात पर फैसले नहीं होंगे और ये जो जमातें जो इस वक्त वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही हैं ये वज़ीर आज़म का मुकाबला नहीं कर सकते और वज़ीर आज़म की ना कोई नाअहली होगी और इसके साथ साथ ना ही किसी अल्टरनेट पर गौर किया जा रहा है। देखिए, उज़्मा को तो मैं कहूँगा कि सफ़ेद चादर बिछाएं, गिटकें पढ़ना शुरू करें, नज़ा का आलम है हुकूमत का और इस तरह की बातें तो अब ना ही करें, छोड़ें उनको। दिल खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हाथ से निकल गया है मामला और हाथ से निकाला भी जो है वो बड़ी बच्चों ने निकाला है, साजिश बच्चों ने तैयार की थी मेरा ख्याल है, या ICIJ को। जो बच्चे तो अपने वालिदैन को बचाते हैं, आप कह रहे हैं बच्चों ने निकाला है। नाखल्फ बच्चे भी तो होते हैं ना, नाखल्फ बच्चे थे। 650 करोड़ का घर लेने की क्या ज़रूरत थी? सबको पता ही है कि आप घर जो है कहीं पे भी ले सकते हैं। तो हसन साहब ने हाइड पार्क में 650 करोड़ का जो घर लिया उससे मुझे लगता है ICIJ वाले जल गए और उन्होंने ये रिपोर्ट जो है उसमें इनका नाम भी जो है वो डाल दिया और पकड़े गए। ये बिल्कुल कह लो कि चौक पे हंडिया चौराहे पे फूटी है, उसका कोई क्या करे।
जाहिर है कि ये तो नहीं, ये तो आपके ऊपर आता है कि ख्वाहिश है बड़ी पीटीआई की वजीर आजम कम अज कम इस्तीफा दे आज से नहीं, शुरू से 2014 से पीटीआई इसी ख्वाहिश का इजहार कर रही है। इसमें कोई शुबा नहीं है, हमारी ख्वाहिश है कि जान छोड़े मुल्क की, और हमने हमेशा इस ख्वाहिश का इजहार भी किया है। और जहाँ तक ताल्लुक है कि एज एन अपोजिशन ये जो स्कैंडल है ये हम नहीं लेके आए, ये स्कैंडल ICIJ ने फोड़ा था। जुत्से ज़ॉटबर्ग जो अखबार है जर्मन, हमारे कंट्रोल में नहीं है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं है। और आपको याद होगा कि उस वक्त PMLN ने ऐलान किया था कि वो ICIJ को सू करेंगे, वो BBC को सू करेंगे, वो गार्डियन को सू करेंगे। वो सू उन्होंने क्या करना था, सू ही निकल गया। अब जो है यहाँ पे तो मामला बड़ा ख़राब है, और अभी तो जो सारी एविडेंस आपके सामने है। इसके बाद भी कई लोग हैं जो उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि उनकी गर्दन पूरी तरह मरोड़ी ना गई। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से तो मुसीबत नहीं टलती है। नहीं, लेकिन फवाद, क्या आप समझते हैं कि इससे चलें ठीक है, एकदम को मान लें कि एहतसाब का अमल शुरू हो जाएगा, यहां से एग्जाम्पल सेट हो जाएगी, लेकिन या ये एहतसाब का अमल क्या फिर जारी रहेगा? अगर ये एहतसाब का अमल जारी नहीं रहा तो पाकिस्तान की सोसाइटी को सेटबैक होगा। मुझे ये लगता है फ्रैंकली, जब मैं पाकिस्तान को देखता हूँ, पाकिस्तान कोई मुसलमान मुल्कों की तरह, अरब मुस्लिमों या ईरान मुसलमानों मुल्कों की तरह नहीं है। हमको सीरिया, ईरान, सऊदी अरब नहीं है। हम थर्ड वर्ल्ड में भी बहुत पोलिटिकली हम बड़े वाइब्रेंट मुल्क है। हम बड़ा सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं, हम अपने आप पे भी बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं। लेकिन हमारा जो मीडिया है, हमारे यहाँ जो डिबेट है इस वक्त, वो क्वालिटी डेमोक्रेसी की है। पाकिस्तान में किसी आदमी के ऊपर ये डिबेट ही नहीं है कि पाकिस्तान में जमहूरियत के अलावा कोई और निज़ाम होना चाहिए। हमारे यहाँ जो डिबेट है वो ये है कि क्वालिटी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है बहैसियत मुआशरा, बहैसियत एक मुल्क के, कि किसी और मुसलमान मुल्क में, थर्ड वर्ल्ड में ये डिबेट ही नहीं है। वहां पे अभी ये पड़े हुए हैं कि जनाब ये बादशाह जाएगा तो फलाना आएगा, और ये होगा तो वो होगा, आयतुल्ला साहब क्या करेंगे और फलाना करेंगे। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं। फिर जो पाकिस्तान में जो इस केस के नतीजे में जो असल डिबेट आगे बढ़ी है वो ये है कि ताकतवर तरीन आदमी का भी एहतसाब होगा, चाहे वो मुल्क का वज़ीर आज़म हो, और वो मुल्क का कह लें कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब से बड़ा ताकतवर आदमी तो कोई नहीं है पाकिस्तान में, उसको भी एहतसाब का सामना करना पड़ा है, वो अदालतों में पेश होना पड़ा है, GIT में पेश होना पड़ा है। और ये अमल जो शुरू हुआ है ये इंशाल्लाह एक बहुत मुस्बत। मैं इसके ऊपर आऊंगा, जरा सा आपसे मजीद बात करूंगा, मुस्तफा साहब से भी इसी चीज के ऊपर लूंगा बात करने के लिए। लेकिन इस वक्त ज्वाइन किया अली दियान हसन साहब ने, इस वक्त एनालिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली दियान साहब। ये बताइए कि जरा मौजूदा सूरत हाल के अंदर, जबकि ये फैसला महफूज हो गया है, अब तो सिर्फ बातें हैं, फैसला आने के बाद रियल सिचुएशन सामने आएगी कि आया आप वजीर आजम साहब डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करते हैं, फिर मामला ट्रायल कोर्ट को भेजा जाता है। आप मुझे बताइए कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो जमातें जो इस वक्त वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं, क्या ये सिर्फ महज जाती ख्वाहिश है या फिर ये जमातें हकीकी और देरपा इंसाफ की मुतमन्नी है इस मुल्क के अंदर? देखिए, अब ये जमातें क्या चाहती हैं इसका जवाब तो वो ही बेहतर दे सकती हैं, मगर एक बात तो साफ जाहिर है जो आपको कोई भी तज्जिया निगार कहेगा और कहते आए हैं लोग, और वो ये है कि इस्लामी तौर पे वजीर आजम को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये बात तो अब वाज़ेह है कि वजीर आजम जो हैं वो एक कानूनी, सियासी और इस्लामी बंदगी में खड़े हुए हैं, और उनको इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था। अगर वो दे देते, अभी भी मैं समझता हूँ कि वक्त है कि वो अदालत के फैसले से पहले इस्तीफा दे दें, शायद वो कोई मॉरल ग्राउंड अपने लिए रिट्रीव कर सकें, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। बहरहाल अब ये जो जहां तक अब अगर इस पूरी प्रोसेस का नतीजा क्या होगा, मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि तमाम तर सियासी जमातों ने ये मुतालबा किया है कि कानून की बालादस्ती हो, क्योंकि उन्होंने एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी की बात की है, अब एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी का सबको ही सामना करना पड़ेगा, और जो रिजिस्ट भी करेंगे, मरते क्या ना करते, आहिस्ता आहिस्ता वो करेंगे। नहीं, क्या मैकेनिज्म सेट होगा ऐसा? यानी अगर आप कह रहे हैं कि एहतसाब यहां से आगाज हो रहा है तो उसके बाद कोई ऐसा परमानेंट मैकेनिज्म सेट हो जाएगा कि चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, उसको एहतसाब से गुजरना पड़ेगा, उसका एहतसाब होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी उसकी? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक बहुत इस दफा एक मुनफरिद चीज हुई है जो कि पहले कभी नहीं हुई है पाकिस्तान की तारीख में। पाकिस्तान की तारीख में इल्जामात तो बहुत लगाए गए हैं करप्शन के और दीगर और इस किस्म के,
मगर ये पहली दफा है कि आपने उसका सबूत पेश किया है और इस JIT ने और इस प्रोसेस में एक सबूत पेश हुआ है, एक पूरी लीगल प्रोसेस हुई है और इतना सबूत पेश किया गया है कि कोई भी शख्स जो है वो ये नहीं कह सकता कि जी ये बात सच नहीं है या इसमें सियासी इंतकाम है। अब आप देखिएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगा, मगर हमें नजर तो ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई अच्छा रास्ता तो इसमें नहीं है और ये सियासी प्रेशर नहीं है, ये जो आपकी कानूनी कार्रवाई का नतीजा है उसके नतीजे में है। ठीक है, आपने कहा कि सियासी प्रेशर नहीं है, ये कानूनी कार्रवाई, अदालती कार्रवाई है, उसके नतीजे में वजीर आजम जो है वो मुश्किल में फंस चुके हैं। उस्मा साहिबा, आपने भी ये बात सुनी, आप जो बात इस वक्त कर रही थी कि मुकाबला नहीं कर पाएंगे या कंस्पिरेसी या साजिश, लेकिन अल्टीमेटली है तो अदालत की तरफ से, ये तो वो आला अदलिया जिसको आप भी मानती हैं, हम भी मानते हैं, हम सब मानते हैं, तो वहां पे तो अदालत के अंदर अब भी यही सवाल है जो मौजूद जज साहब पूछते हैं कि जो फंडामेंटल क्वेश्चन यही है कि मनी ट्रेल कहां है, जो फ्लैट्स खरीदे गए उनका पैसा कहां कैसे लंदन मुंतकिल हुआ। देखिए फरीद, बात काश इतनी सिंपल होती जितनी सिंपल तरीके से आपने रखी है, और फवाद साहब जो है वो तशरीफ ले आए हैं। फवाद साहब का जो है वो मीडिया पे काम करके फवाद साहब को ये बहुत अच्छी तरह पता चल गया है कि टिकर कैसे निकालते हैं, और जो लेकिन मेरा एक मशवरा है कि फवाद साहब जो है वो मेरे साथ चलो भी रहे हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें सियासतदानों की तरह बात करनी चाहिए। मतलब सियासतदानों के रूप में हम कुछ और लग रहे हों वो अच्छा नहीं लगता, और थोड़ा सा अल्फाज का चुनाव जो है वो मुनासिब होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो फिर हर एक को अल्लाह ताला ने जबान तो दी हुई है, दिमाग भी हर एक के पास मौजूद है। मेरी गुजारिश इसमें यह है कि ये बिल्कुल ये कंट्रोल में नहीं था किसी के भी ICIJ, लेकिन कोई लोग बहुत देर से मसल्ला बिछा के 4 साल से अंपायर की उंगली भी ढूंढ रहे थे, और जो है वो कब से कोशिश कर रहे थे कि वजीर आजम जो है उनको जो है वो घर भेजा जाए। आप ये कह रहे हैं कि उस्मा अंपायर की उंगली का मामला तो नहीं हुआ, लेकिन उनका जो मुसल्ले पे वो बैठे तो ICIJ की दुआ कबूल हो गई। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। और ये मैं नहीं कह रही, जावेद हाशमी साहब ने भी बहुत सारे इंकशाफात किए थे, उस वक्त तो ये पनामा और ये तमाम चीजें वहमो गुमान में नहीं थी किसी के जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई। सो ये ICIJ के जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ जो इनके कंट्रोल में था, और वो किस तरह कंट्रोल में आया ये बड़े इत्तेफाक की बात है ना जी, कि JIT जो है वो सारी घूम फिर के कहीं ना कहीं तो आप साजिश खोल देना, आप बताएं ना कि कौन पीछे था। वो बड़ा टाइम आएगा, जनरल कमर बाजवा साहब, शाकिर निसार साहब, कौन पीछे था, बताएं ना, खुल के बताएं, हिम्मत करें। आपको मुझे आप हिम्मत और वो मत सिखाएं और मेरी बात में आप मत बोलें। नहीं, आप बताएं, आपने इल्जाम लगाया है कि यहाँ पे साजिश हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर से लेके उस्मा बुखारी तक सारे कहते हैं साजिश हो रही थी, बताता कोई नहीं कौन कर रहा था ना। आप ऊंचा बोल के मुझे जो है वो कर लेंगे, तो बराए मेहरबानी जरा हौसले से आपकी बात, आपका भाषण सुनते हैं, हम हमारी बात भी सुन लें। नहीं उस्मा मेरा सवाल तो सुन लें। अच्छा चले मेरी बात सुन लें। डेमोक्रेसी का लेक्चर, अच्छा मेरी बात तो सुन लो। और सिस्टम नहीं है, वो कोई और डिबेट नहीं है, बिल्कुल है। उस्मा मेरा सवाल है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सिंपल क्वेश्चन है, यानी कोई इसके अंदर नहीं है, आपके भी सामने, हमारे भी सामने, हमने भी देखी, प्रोसीडिंग्स भी देखी, सवालात भी सुने। एक फंडामेंटल क्वेश्चन है कि जनाब पैसा कहां से आया, दुबई, कतर, जद्दा, लंदन, वो ट्रेल दे दे, एक सिंपल सा सवाल है, जवाब दे दे, उसका तुम जवाब दे देते अगर, तो ये तमाम मामला चलते ही नहीं। इनको भी ना मौका मिलता, ना फवाद चौधरी साहब को मौका मिलता है टिकर बनाने का, ना मुस्ता नाज फकर साहब को मौका मिलता है टिकर बनाने का। देखिए, अगर आप मुझे अब अलाउ करें, ये काश बात इतनी इस तरह होती, जो अभी गॉगल्स लगा के कपड़े पहन के आते हैं ना, जिनके खुद के पनामा में नाम है, उनके ऊपर तो कोई बात नहीं होती। मनी ट्रेल हमसे तो 40 साल का मांग रहे हैं। आज इमरान खान साहब जो है उन्होंने कहा 20 साल का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, वो काउंट ही नहीं रखती, वो सब जो दिया है ना वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा। सुप्रीम कोर्ट मनी ट्रेल जो मांगी है ना सुप्रीम कोर्ट ने, उसका जवाब देना पड़ेगा। आपके पनामा में नाम आए, उसके ऊपर कोई जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। आप कह रही है कि जो बाकी लोगों के नाम है, जो बाकी लोगों के नाम है पनामा में, माशाल्लाह आपकी हुकूमत है, पावर है, ताकत है, इख्तियार है, इदारे आपके पास है, उन लोगों को क्यों नहीं आप लोग लेकर आए, लाते ना। लेटर लिखे गए, फरीद आप भी थोड़ा चेक कर लीजिए ना, उनको लेटर भी लिखे गए FPR की तरफ से, उनमें से मेजॉरिटी ने जो है जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, और SCCP के अंदर जहांगीर तरीन के अपने लेटर मौजूद हैं, जिसको वेव किया है अपने माली के नाम के ऊपर, अपने कुक के नाम के ऊपर। नहीं तो आप हुकूमत है ना भाई, इल्जाम तो आप पे यही है हुकूमत होने का।
हम तो हमारे वालिदैन का मनी ट्रेल मांग रहे हैं ना, इमरान खान साहब के वालिद का भी मनी ट्रेल लाइए ना, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने सब जो मांगेगा वो देंगे। GIT कहती है 1970 में इनके पास 10 लाख के असासे थे। 1970 में 10 लाख का मतलब मालूम है आपको क्या होता है? हमने तो जो हमारे पास अवेलेबल था तो था, हमने तो 40 साल का दिया। नहीं, लेकिन वो बुनियादी सवाल अभी भी उस्मा, वो बुनियादी सवाल अभी भी है। ये बात समझने की जरा सा आप सिर्फ समझें कि वो बुनियादी सवाल जज साहबान ने अब तक भी पूछा, 5 उज़ा समाअत, उन्होंने कहा बाकी हमें सब पता है, एक का जवाब दे दो सिर्फ, ये पैसा गया कहां से, फ्लैट के लिए पैसा कहां गया? 20 साल का जवाब जैसे नहीं आ सकता ना, वहां से 40 साल का जवाब भी नहीं आ सकता। 20 साल का जवाब जस्टिफाइड है और 40 साल जो शख्स जिंदा भी नहीं है उसका जवाब आप मांग रहे हैं, ये अजीब है। आमिर जो है उससे जवाब नहीं मांगा जा सकता, वो गद्दारी भी करे। जज का बेटा जो है वो भी सादक और अमीन होता है, क्योंकि वालिद साहब को मालूम नहीं होता उसके बिजनेस का। लेकिन एक ऐसा मुंतखब वजीर आजम, उसके बाप का और उसके बेटे का सारी करप्ट है इसमें, तो नवाज शरीफ भी करप्ट है, तो क्या करें? मैं मुस्तफा साहब आपकी तरफ आता हूं जरा सा, जो बात इस वक्त चल रही है, शोर मचाए शोर नहीं होता। अच्छा चले, मैं जरा मुस्तफा नाज खोकर साहब से बात करता हूं। जिस तरह से बात ये हो रही है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बड़े ताकतवर है, चीजें मुस्तफा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भी तो एक ऐसे मुकदमे के अंदर जो है वो सजाए मौत दी गई, इस फांसी पे लटका दिया गया, जिसके ऊपर शायद आज उसकी कोई नजीर भी नहीं मिलती है। अयानत कत्ल के अंदर इस तरह का मामला हो और इस तरह की एग्जाम्पल, तो क्या वो मामलात वो सजा दे के क्या उसके बाद कत्ल होना बंद हो गया, कि अयानत बंद हो गई? मैं इसी बात को सिर्फ इस बात से कनेक्ट करना चाहता हूं कि क्या अगर आज वजीर आजम या नवाज शरीफ का एहतसाब होता है, उनको कन्विक्ट किया जाता है, वो कसूरवार हैं, उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दे रहे हैं, तो क्या उसके बाद वो तमाम ताकतवर लोग जो है कटहरे में आएंगे? देखिए फरीद भाई, पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, ये एक लफ्जी बात बन चुकी है, हकीकतन इस पर कोई अमल नहीं होता। जिस शख्स के खिलाफ भी एहतसाब शुरू किया जाए वो फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसका एक पहलू रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ये शोर जरूर मचा देता है कि मेरी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। जितने इदारे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं जिनको ऑटोमेटिकली पैनामा का केस जैसे ही हेडलाइंस में आया, जैसे ही स्कैंडल ब्रेक हुआ, उनको जो एक्शन लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। FBI को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को, आपके SCCP को, आपके FIA को, ये वो इदारे हैं कि जिन्हें ऑटोमेटिकली खुद ही हरकत में आ जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि अगर ये इदारे काम करते तो आज हमें ये देखना तक ना आती, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ना पहुंचा अगर इदारे अपने काम कर रहे हैं। लेकिन वो चौधरी एतजाज साहब बड़ा एक खूबसूरत जुमला कई दफा कहते हैं कि जो कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी है उनके ऊपर इन्होंने अपने लोग बिठा दिए। जफर हिजाजी साहब के साथ देखिए कि उनके साथ आज क्या हो रहा है और उसका रीजन क्या है कि वो जो SCCP जिस इदारे ने तहकीक करनी थी या कोई चीजें पॉइंट आउट करनी थी वो रिकॉर्ड टेम्परिंग में लग गया। इसी तरह ये फेलियर नेशनल अकाउंटिंग नैब का भी फेलियर है, FBR का भी फेलियर है। और फिर अभी उस्मा साहिबा फरमा रही थी कि बाकी जो लोग हैं उनको नैब ने, FBR ने लेटर्स लिखे लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो मैं बड़े बसात एहतराम पूछना चाहूंगा, क्या FBR ने, नैब ने, क्या SCCP ने वजीर आजम और उनके अहले खाना को भी लेटर्स लिखे? नहीं लिखे उन्होंने। तो ये हमारे एक चीज है ना, हुकूमत पावरफुल है या लोग पावरफुल है? देखें, ये सारा का सारा सिस्टम जो है, उस सिस्टम के अंदर हमें कुछ फंडामेंटल चीजों के ऊपर बतौर माशरा इत्तेफाक करना होगा, इंस्टीट्यूशंस को इत्तेफाक करना होगा। इसमें जो पैनामा का स्कैंडल आया, एक हाईकोर्ट के जज साहब का भी नाम आया और भी तकरीबन बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं जिनका पाकिस्तान से नाम आया, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई। फिर इसी तरह जब यहां पर कतरी खत पेश किया जा रहा था तो उसी दौरान परवेज मुशर्रफ साहब ने उन्होंने किंग अब्दुल्ला का खत भी पेश किया, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई। तो हमारे यहां हो इस वक्त ये रहा है कि सियासतदान जो है उसका जाहिर बात है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की एक अपनी इंटेग्रिटी है और उनका जो बार है वो एक हायर बार है ऑफ अकाउंटेबिलिटी, उनसे तवक्कुआत ज्यादा है। लेकिन जो दूसरे हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर भी तो कोई एहतसाब का अमल ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा। की तरफ आता है, लेकिन मुस्तफा पीपल्स पार्टी के ऊपर भी एक इल्जाम है, एक बात ही कही जाती है कि आज जहां पीपल्स पार्टी साथ में आके खड़ी हो गई है और उसको अंदाजा हो गया कि JIT से कुछ ना कुछ निकलेगा आपकी बार, तो वो भी अब दीगर जमातों के साथ अपना जोर लगा रही है। लेकिन यही बात अगर हम सिंध की करें जहां आपकी हुकूमत है, वहां नैब के साथ आपने क्या किया? जब नैब की कार्रवाइयां हो रही थी तो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो उस वक्त क्यों इतना रद्दअमल शो कर रही थी? इससे ये नहीं लगता कि यहां पे सिर्फ जाती ख्वाहिश ही बन रही है और एहतसाब के लिए कोई संजीदा नहीं है? देखिए, इस मामले में चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी साहब ने एक तजवीज पेश की है और वो एक बड़ी संजीदा तजवीज है। जो बात मैं पहले कर रहा था कि अकाउंटेबिलिटी एक बस एक लफाजी की हद तक महदूद होकर रह गया, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है। उस प्रपोजल में उन्होंने कहा है कि एक एहतसाब कमीशन ऐसा बनाया जाए कि जिसके अंदर सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल भी हो, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हों और उसके अंदर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी हों और एक सियासतदान भी हो, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमारा एहतसाब
हमारा अपना एक अंदरूनी निज़ाम मौजूद है और उस अंदरूनी निज़ाम के तहत हम एक ब्रॉडर एहतसाब की कैटेगरी में नहीं आते। अगर खैबर पख्तूनख्वा में देख लें तो इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है कि वहां पर हम भी एहतसाब के अमल में वो उसको अपना फेलियर तस्वुर करते हैं। तो ये सारा इस वजह से है कि हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं जो हमें ठीक करनी, होली काउज वाला कॉन्सेप्ट हमने खत्म करना है, चाहे वो जुडिशरी से हो, चाहे वो फौज से हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, सबके लिए एक निजाम होना चाहिए। और उस निजाम के तहत ऐसा होना चाहिए कि हमारे माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं फरीद कि जिनके ऊपर लोगों को एतराज नहीं होगा। अभी अगर आप कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट्स करें, लोग ऐसे उस अमल को चलाने के लिए लेकर आए कि जो बजाते खुद कंट्रोवर्शियल हो, तो फिर ये निजाम कैसे चलेगा? ठीक है, तो हमारे माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, हम ये हमारे अंदर सलाहियत भी मौजूद है कि हम ये बेहतर कवानीन बना सके और उन पर अमल दरामद भी करें। इस चीज के अंदर मजीद अब आप क्या देख रहे हैं कि मामलात, जब आपने प्रोसीडिंग्स भी आपने सारी देखी हैं, चीजें भी देखी, ये सवाल बदरजा अतम मौजूद है अभी भी, मनी ट्रेल वाला जो नहीं दिया जा रहा है। जब पूछा गया जनाब की ये कहां से है, वो उन्होंने कहा जी इनके दादा तो खत्म हो गया ना सवाल, सारा मामला खत्म हो गया, ये सवाल तो खत्म हो गया। अल्टीमेट एंड के ऊपर क्या है, यानी क्या चीजें तशनगी क्या रह गई इस सारे मामले में? तशनगी तो बस यही रह गई है कि नवाज शरीफ साहब अब कब जाते हैं बस यही तशनगी है, और तो कोई तशनगी नहीं रह गई। अब बाकी तो सवाल जो है वो आपने जो सवाल है, ये सवाल तो खत्म हो गया, इस सवाल का जवाब मिल गया है और जवाब यह है कि हमारे पास कुछ नहीं है। और ये अब जो आगे मामला है वो ये है कि ज़ेरे कफालत के हवाले से भी कहा गया है कि कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिले मरियम साहबा की। देखिए वो तो खुद कैप्टन सफदर का स्टेटमेंट है कि मैं 1500 रियाल जो है वो माहाना मेरी थी तनख्वाह, स्टाइपेंड वजीफा लगाया हुआ था मरियम नवाज शरीफ साहबा के जो खामंद है उनका, मियाँ शरीफ साहब ने, तो वो उसके बाद क्या बात रहेगी? वो तो सारे इश्यूज खत्म है, वो नहीं इशू। अभी जो प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में, मैं मुस्तफा की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जो ये बातें कर रहे हैं ना कि बाकियों का एहतसाब, ये वो भाई जब वज़ीर आज़म ही चोर है, वज़ीर आज़म जिसने सारे मुल्क को लीड करना है, अगर उसका ही खानदान जो है वो सारे का सारा पनामा में बैठा हुआ है, तो बाकी का एहतसाब कैसे हो सकता है? पाकिस्तान में जो असल बात हुई है वो ये हुई है कि ताकतवर तरीन लोगों की तरफ मामला बढ़ा है और हम अब अकाउंटेबिलिटी के उस प्रोसेस में चले गए हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये इससे अब कोई बाहर रहेगा नहीं। ये 400 लोग जो बाकी पैनामा वाले हैं ये भी आएंगे, बाकी भी जिसका हिसाब होना है उसका हिसाब होना चाहिए। और जो असूल नवाज शरीफ पे अप्लाई होता है अकाउंटेबिलिटी का, वही असूल इमरान खान पे अप्लाई होता है, वही असूल बाकियों पे होता है। फर्क सिर्फ ये है, इमरान खान कभी वज़ीर आज़म नहीं रहे, वज़ीर आला नहीं रहे, उनके पास कोई सरकारी खजाना उनके पास नहीं रहा कि जिसको वो मिस यूज कर सकें या जिसको जो उनके ऊपर एलिगेशन भी हो कि वो उन्होंने किया है। जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं वो ट्रस्टी हैं पाकिस्तान के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल के खजाने के। और फिर आपने देखा है कि 15 केसेस तो भी JIT ने रिकमेंड किया है कि ओपन किए जाएं। और ये जो PMLN का नैरेटिव है कि अगर नाअहल ना करें और आप नैब कोर्ट में भेज दें, ये भी दुनिया में सिर्फ यही लोग कर सकते हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म बच्चों समेत रोजाना अदालतों में जमानतें कराता फिरे तो इनको कोई मसला नहीं है। अजीबोगरीब इनके लॉजिक्स हैं। अगर हम एक जमहूरी मुल्क होते और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ सोचते कि कुछ मैं कंट्रीब्यूशन कर सकूं डेमोक्रेसी में, तो ही वुड हैव रिजाइंड, और उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर अगला आदमी आता उनका और वो कहते कि ये हुकूमत पूरी करेंगे, क्योंकि कोई पार्टी इस वक्त हुकूमत तो के खिलाफ तो नहीं चल रही, ना ही हम मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को समझते हैं कि अभी इस वक्त गिराने की तमाम जमातें वैसे एक ही इस पे मुत्तफिक है बशमूल अब पीपल्स पार्टी, चूंकि पीपल्स पार्टी भी साथ आ गई है, उस चीज को यकीन हो चला है कि मामला वैसा नहीं है। इस्तीफा तो हम भी पहले दिन से फरीद असेंबली नहीं सॉल्व होनी चाहिए, नहीं इस्तीफा हम पहले दिन से मांग रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हम तो कह रहे हैं आइन को एडहेयर करें, जो आइन में लिखा हुआ उसके मुताबिक। ठीक है जी उस्मा। देखिए पहली तो बात यह है कि बड़ी अच्छी फिलोसॉफिकल गुफ्तगू की है पहली दफा फवाद चौधरी साहब ने, तो मेहरबानी करें पहले तो जो नैब का ताला लगा हुआ है KPK में उसको खुला दें और वहाँ पे कोई बंदा पॉइंट करा लें कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है MPs MNAs कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, इनके अपने MP MNAs जो तो नैब जाके पकड़ लेना लोगों को, उसको वहाँ नैब है ही नहीं भाई, तो किस कौन पकड़ ले, इसलिए तो ताला लगा हुआ है वहाँ पे 2.5 साल नहीं, आप फेडरल नैब को यूज कर लेना। अगर आपके पास करप्शन की इत्तलात आ रही है तो आप हाथ पे हाथ करके क्यों बैठे हुए हैं? आप फेडरल गवर्नमेंट है। फवाद अब आप फील किया करें कि आप सीनियर हो गए हैं और आपकी बात सबने तहम्मुल नहीं, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि फेडरल इदारे क्या सोए हुए हैं अगर करप्शन हो रही है तो? आप मुझे मेरी बात करने देना, आप मुझे लुक में ना दे बराए मेहरबानी, क्योंकि मैंने आपको लुक में देने की कोशिश नहीं की, अदरवाइज मैं भी कर सकती थी। दूसरी मेरी गुजारिश यह है कि सरकारी खजाना उनके पास नहीं था, लेकिन उनके पास ये सबसे बड़ा जुर्म है कि उनके पास ऐसे कौन से जराए हैं आज तक जो आज तक किसी को समझ नहीं आए, वो जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं, उनकी मीन्स ऑफ लाइफ क्या है, और फिर यह है
कि बिल्कुल 1500 रुपया महाना पता नहीं ये कहां से जो निकाल के ले आते हैं, वो तो बड़ा चुपता है। तो जो डिवोर्स दीदी जो है वो पूरा नान नफका संभाल रही है एक शौहर का, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इमरान खान साहब अपनी किताब में जुआ खेलने को एडमिट कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे बहुत लोगों को मनी ट्रेल मिल रही है जो इनके पास अवेलेबल नहीं है, कि उनकी मनी ट्रेल कहां से आई और कहां गई। तो ये सवालात के जवाब हमने तो दे दिए, हम तो हर जगह पेश भी हुए, हमने जवाब भी दिए। अब बारी इनकी है, मनी ट्रेल भी अब इनको देने हैं, इनको जवाब भी इनको देने हैं। और अब ये जो दुनिया की लोगों की रुसवाई ढूंढते फिरते हैं, अल्लाह ताला से डरना चाहिए। पता नहीं रुसवाई किसकी ढूंढते ढूंढते किसको रुसवाई मिलेगी। चले उस्मा, ये तमाम चीजें तो वक्त यकीनी तौर पर डिसाइड इसी करेगा। मैं अली दियान हसन साहब आपकी तरफ आता हूँ जरा से। ये इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा डिबेट हो गई है, बहुत ज्यादा है। मुझे सिर्फ ये चीज बता दीजिएगा कि ऐसी सिचुएशन के अंदर, सूरत हाल के अंदर, आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो दीगर मामलात हैं वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो सकते हैं पनामा के फैसले से? जी देखिए, मेरा तो नहीं ख्याल के डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये देखिए, इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत थी उसमें भी आखिर एक वजीर आजम डिस्क्वालीफाई ही हुआ था और उसको रिप्लेस करके एक और ऐवान ने एक और वजीर आजम को मुंतखब कर दिया था। अगर ऐसा होता है तो फिर से ये हो सकता है और सिस्टम चलते रहना चाहिए। और सिस्टम मजबूत भी है और मेरे ख्याल से वो एक फर्द वाहिद से ज्यादा बड़ा है और उसकी अहमियत ज्यादा है। दूसरा जो मसला है वो ये है कि आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी इन तीनों हज़रात की। देखिए, पाकिस्तान की सियासी जमातें और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन्होंने हर वक्त अकाउंटेबिलिटी से कतराए हैं और गुरेज उन्होंने किया है अकाउंटेबिलिटी से। अब अगर ये पूरी प्रोसेस हो जाती है तो एक चीज तो वाज़ेह है कि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स क्रिएट होने पड़ेंगे फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। इसमें आपने देखा है कि सिंध की हुकूमत भी चाहती है कि वो नैब को अबॉलिश कर दे। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है वो तो हो रहा है और सेंटर में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। बहरहाल ये सब कुछ अब बदलना पड़ेगा। पाकिस्तान का सियासी निजाम मुस्तहकम रहेगा अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की मुमकिना नाअहली को एक जो है डील ब्रेकर ना समझे। अगर वो समझे कि भाई ये हुआ है, अपनी पार्टी से वो नया वजीर आजम मुंतखब करें और आगे बढ़े। लेकिन शायद ऐसा नहीं है, शायद ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से है कि ऐसा नहीं है। लेकिन विदिन द पार्टी अगर इस तरह की कोई चीज होती तो वो फैसला आने से पहले यकीनन कोई ना कोई चीज वजीर आजम साहब तक स्टेप डाउन हो चुके हैं तो या वो फैसला कर चुके हैं। तो फवाद, लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट इस चीज के अंदर आप क्या समझ रहे हैं, मामला ट्रायल कोर्ट की तरफ बढ़ जाएगा और कितने दिन है अंदाजन कितने दिनों में ये फैसला आएगा? देखिए, मेरा अपना जो अंदाजा है, मेरे ख्याल में 8 से 10 दिन में फैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि पिछली दफा तो पूरी, चूंकि आपको पता है जजमेंट लिखनी थी तो सैकड़ों सफ़े थे। इस बार उतना लंबा तो नहीं लिखना और इसलिए मुझे नहीं लगता। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि आप मुल्क को एक लिम्बो में नहीं रख सकते, इतना लंबा सा अनसर्टेनिटी है। आपने देखा स्टॉक मार्केट जो है वो उसका फ्लक्चुएशन होती है, करेंसी मार्केट में फ्लक्चुएशन हो रही है, 1% का काम नहीं हो रहा पूरे पाकिस्तान में। तो आप सिर्फ यही काम चल रहा है, सिर्फ यही चल रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान के मफाद ये है कि जल्द से जल्द एक पोलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उसके बाद उन्होंने जो है ये 5 जजेस ने बैठना है और उन्होंने अपना फैसला सुनाना है। मेरे ख्याल में तो 5 जजेस को बैठना होगा और ये फैसला सुनाना होगा। क्योंकि कंफ्यूजन है, जो पिछले 5 मेंबर बेंच था जो फैसला था, क्या इस फैसले को इस 3 मेंबर बेंच के साथ मिला के पढ़ा जाएगा या वो फैसला एक हो गया और अब ये 3 ही फैसला देंगे? देखिए, जो जस्टिस अजमत सईद साहब हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, उन्होंने 3 दफ़ा ये बात की है कि ये इंटरम प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। जब इंटरम प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो इसका मतलब यह है कि वो मेन केस जो है वो है और वो इंटैक्ट है और ये केस फिक्स भी एज अ सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन हो रहा है। तो जब ये केस उसकी एक कह लें कि कड़ी के तौर के ऊपर लग रहा है तो फिर तो यही होगा कि कोर्ट डिसीजन के लिए 5 जजेस का बैठना जरूरी होगा। मेरी दानिश तो ये। मुस्तफा साहब, अल्टीमेट टेस्ट फॉर रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। देखें, हम ये सारी जो गुफ्तगू कर रहे थे उस गुफ्तगू में एक और चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा फरीद, वो ये कि आप मुहज़्ज़ब माशरे में, अमेरिका में कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है अलग से, फ्रांस में नहीं है, बरतानिया में नहीं है। वहां की अदालतें जो हैं वो इतना एफिशिएंटली काम कर रही हैं कि वो महसूस नहीं करते कि जी कि हमें कोई और निजाम या कोई एक और अदारा बनाना चाहिए। तो हमारे यहाँ अदलिया के ऊपर इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी है और
अब देखते हैं कि वो क्या पीपल्स फैसला पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है आपके इन जमातों के साथ? उसी तरीके से विद इन द पार्लियामेंट सेनेट चीजें इसको उसी तरीके से लेकर आना है, या फिर अब वेट फॉर द डिसीजन और उसके बाद अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को आप लेकर आएंगे? जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि वो हम मजीद दमादम मस्त कलंदर करेंगे और चीजों को लेकिन जो चीज फरीद तय हो चुकी है वो ये है कि वज़ीर आज़म को अखलाकी तौर पर बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब तो कानूनी जवाब भी उनके पास नहीं रह गया, लेकिन बफर्ज माल के अगर उनका केस सिर्फ और सिर्फ अगर भेज दिया जाता है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में या ईसीपी को रेफर कर दिया जाता है और वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाई नहीं करती, जो कि वो मजाज है ना करने की, तो अगर ऐसा मौका आता है तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो तमाम अपोजिशन की पार्टियां उनके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा कि वो सड़कों पर आ जाए। और जिस ये तमाम पार्टी सड़कों पर आएंगी, आप भी सीटीआई इस्तीफे का मुतालबा कर चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे का मुतालबा कर चुकी है और जमातें इस्तीफे का मुतालबा कर चुकी हैं। और अगर वजीर आजम उस पर कान नहीं धरते तो जिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की ये बात कर रहे थे अभी फवाद थोड़ी देर पहले, वो मजीद बढ़ जाएगी, वो मजीद बढ़ेगी, क्योंकि अपना फैसला फिर मनवाने के लिए जब वजीर आजम सारे सिस्टम के सामने हायल हो जाए, उस सिस्टम को एक निजाम को चलने एक क्लॉक कर दें, तो फिर अपोजिशन के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा कि वो इस तहरीक को फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फवाद शोरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा नवाज कोकर साहब, उस्मा बुखारी और अली दयान साहब, बहुत शुक्रिया फरीद रईस।